छत्तीसगढ़ के बालोद हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं जनता के साथ। छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों के बीच में आया। मैं सबसे पहले नवरात्रि के प्रारंभ में ही जब यहां आया हूं, तब न सिर्फ यहां आए हुए लोगों का, पूरे छत्तीसगढ़ का और यहां से पूरे हिंदुस्तान के मतदाताओं का, नागरिकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करने आया हूं, क्योंकि 2014 में आपके आशीर्वाद से प्रधान सेवक के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर मिला और गत 5 वर्ष में आपके मजबूत साथ ने ही मुझे एक बहुत बड़ी शक्ति दी है। इसी का परिणाम है कि जिनको 5 वर्ष पहले नामुमकिन माना जाता था, वो आज मुमकिन हो पाया है। साथियों, आज लोकसभा चुनाव के समय देश के मन में एक तस्वीर स्पष्ट है। ये तस्वीर है नीयत की, ये तस्वीर है नीति की। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है अपने दल को जिताने के लिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं देश को जिताने के लिए। कांग्रेस के और उनके साथी चुनाव लड़ रहे हैं जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं एक एक पाई का सही इस्तेमाल करने के लिए। कांग्रेस और उसके साथी चुनाव लड़ रहे हैं आतंकवादियों को, अलगाववादियों को छूट देने के लिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं आतंकवादियों को, अलगाववादियों को उनके किए पापों की सजा देने के लिए। कांग्रेस और उनके साथी चुनाव लड़ रहे हैं देश की सेना को कमजोर करने के लिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं देश की सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। कांग्रेस और उसके साथी चुनाव लड़ रहे हैं मजबूर सरकार बनाने के लिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं मजबूत सरकार बनाने के लिए। भाइयों बहनों, बीते 5 वर्षों में आपने देखा है कि मजबूत सरकार का मतलब क्या होता है। जब सरकार मजबूत होती है तो आतंकी हमलों के बाद देश चुप नहीं बैठता है, घर में घुस करके मारता है। आप मुझे बताइए, जब भारत ने आतंक के सरपरस्तों को सजा दी तो छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ?
आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? सहज रूप से मन को आनंद आया कि नहीं आया? आप यही चाहते थे ना? यही चाहते थे ना? मैंने सही किया ना? यही चाहते थे ना? मैंने सही किया ना? सरकार से सामान्य मानवी की यही अपेक्षा होती है ना कि लोग आए, मारे, चले जाए। हम ऐसा चाहते हैं क्या? कोई ऐसा चाहेगा क्या? भाइयों बहनों, जब मजबूत सरकार होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी होती है। जब मजबूत सरकार होती है, दुनिया भी हमारी बात सुनती है, और जब मजबूर सरकार होती है तो दुनिया भी अपना रौब झाड़ती है हमारे ऊपर। आज आपको डगर डगर एक एक दिन ये अनुभव होता है कि नहीं होता है, दिल्ली में सच्चे अर्थ में मजबूत सरकार है? क्या हमारे कदमों के कारण आपको मजबूत लगती है कि नहीं लगती है? जब मजबूत सरकार होती है तो देश हित में बड़े फैसले लिए जाते हैं, और जब मजबूर सरकार होती है तो कुछ लोगों के स्वार्थ करने के लिए फैसले होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के मेरे साथियों, अब निर्णय की घड़ी आ चुकी है। आप इतनी ताकत से बताइए ताकि छत्तीसगढ़ की धरती से पूरे देश को संदेश चला जाए। आपको मजबूत सरकार चाहिए या आपको मजबूर सरकार चाहिए? पूरी ताकत से सबके सब बताएं, पीछे वाला भी बताएं। कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? अरे दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बताइए कैसी सरकार चाहिए। ये छत्तीसगढ़ बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, और आपकी आवाज, ये आपका जुस्सा दिल्ली में बैठे हुए इनके आकाओं को आज नींद नहीं आने देगा। उनको लगेगा अगर छत्तीसगढ़ का ये मिजाज है तो फिर तो उनके लिए बचने की कोई जगह ही नहीं रही। भाइयों बहनों, आपको चौकीदार की सरकार चाहिए या भ्रष्टाचारियों की बारात चाहिए? भाइयों बहनों, आज कांग्रेस के खिलाफ देश में आक्रोश एक मजबूत भाव देखने को मिल रहा है। इसका कारण भी उनकी नीयत है। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने छत्तीसगढ़ से नक्सली माओवादी हिंसा को खत्म करने का एक सफल प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के और देश के लाखों सपूत बंदूक और बम की बर्बादी से छत्तीसगढ़ को बाहर निकालने में जुटे हैं। कुछ दिन पहले ही कांकेर में हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को इस बलिदान की परवाह नहीं है। कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में कहा है कि जो सीमा पर आतंकियों से निपट रहे हैं, जो नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर से मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे जवानों को जो एक विशेष कवच मिला हुआ है, जिसके कारण वो निश्चिंत होकर के
देश की सेवा कर रहे हैं, सामान्य मानवी की रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में 3 दिन पहले उसको हटाने का फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता में मौका देगी तो हम ये सारे कानून हटा देंगे। आपको मंजूर है क्या? आपको मंजूर है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जवानों का जो रक्षा कवच है, ये हटना चाहिए क्या? ये हट जाएगा तो वो हमारे लिए काम कर पाएगा क्या? वो हमारे लिए मरने के लिए तैयार होगा क्या? भाइयों बहनों, क्या हो गया है इन लोगों को? मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं, ये सेना के जवानों को, ये सुरक्षा बल के जवानों को तुम नियत्थे बना रहे हो। अरे जरा एक बार खुद तो ये सारी सिक्योरिटी के कवर से बाहर निकल करके दिखाओ जरा। भाइयों बहनों, देशद्रोहियों की मदद होनी चाहिए या राष्ट्र की रक्षा करने वालों की मदद होनी चाहिए? साथियों, कांग्रेस की यही सोच है जिसके कारण आज देश के अंदर एक गुस्सा है। और मैं देख रहा हूं ये छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी जनसलाब, ये सिर्फ मोदी को प्यार करती है इतना नहीं, देश को बर्बाद करने वालों के प्रति गुस्सा दिखाने के लिए भी आई है। मैं भली भांति आपका गुस्सा समझ सकता हूं। देश का और छत्तीसगढ़ का यही मूड है जिसके कारण कांग्रेस में भगदड़ मची है। मैं अभी ओडिशा से आया हूं, वहां कांग्रेस के नेता ऐसे भाग रहे जगह ढूंढ रहे हैं अलग अलग दलों में। तेलंगाना में कांग्रेस के सभी नेता ताला लगने वाला है। और तो और नामदार ने अपनी जी सीट को वसीयत का हिस्सा मान लिया था, वहां से भी पलायन करने की नौबत आ गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी निराशा होगी। अभी तो चुनाव का रंग जम रहा है, उसके पहले ही वो मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। जब कांग्रेस के नामदार को देश के सबसे सुरक्षित सीट की तलाश करने की नौबत आ गई तो स्थिति समझना मुश्किल है क्या? भाई और बहनों, ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि कांग्रेस में उसकी नीयत में खोट है और इसलिए दलालों और बिचौलियों का एक पूरा संसार, एक पूरा मायाजाल उन्होंने विकसित किया हुआ है। नीयत के खोट है, इसके कारण हेलीकॉप्टर की खरीदारी में भी दलाली खाने से बाज नहीं आए। नीयत में खोट है, इसलिए कांग्रेस का नामदार परिवार आज जमानत पर बाहर है। जमानत पर 5 साल पहले किसी ने सोचा था कि अपने शेर बनकर के घूमते हुए रिमोट से सरकार चलाने वाले आज जमानत पे घूम रहे हैं? किसी ने सोचा था? नीयत में खोट है, इसलिए किसानों से कर्ज माफी का झूठा वायदा किया गया। मेरे साथियों, बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में सारे किसानों की कर्ज माफी हो गई है क्या? कर्ज माफी हुई है क्या? क्या कांग्रेस ने यहां के नौजवानों से किया अपना वादा पूरा कर दिया क्या? हर चुनाव में कांग्रेस ऐसे ही झूठे वायदों का ढकोसला पत्र निकालकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करती है। यही दशकों से उनकी राजनीति का तरीका है। यहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने यही किया।
कांग्रेस की नीयत गरीब का भला करने की नहीं है, किसान का भला करने की नहीं है। गरीब के नाम की योजनाओं से अपनी तिजोरी भरना, यही एकमात्र उनका एजेंडा है। कांग्रेस की नीयत में खोट है, इसलिए तेंदुपत्ता प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बालोद धमतरी मार्ग पर हथौद गांव में ये जनसभा, जहां पर कांकेर, दुर्ग, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भी उनके मंच पर मौजूद हैं और इन 4 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए मत की अपील करते हुए। लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया और मोदी सरकार पर लोगों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 12 विपक्षी दलों के एक कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमला किया। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा कि आज देशभक्ति की नई परिभाषा सिखाने की कोशिश की जा रही है। आज हमें देशभक्ति की नई परिभाषा सिखाई जा रही है। विविधता को अस्वीकार करने वालों को देशभक्त बताया जा रहा है। जाति, धर्म और विचारधारा के आधार पर अपने ही नागरिकों से भेदभाव को उचित ठहराया जा रहा है। हमसे उम्मीद की जा रही है कि खान पान, पहनावे, भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में कुछ लोगों की मनमानी हम बर्दाश्त करें। तो सोनिया गांधी बीजेपी पर हमलावर थी, तो असम के नगाम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल अमेठी से भागकर वायनाड चले गए। साथ ही कहा कि वायनाड में राहुल के नामांकन के दौरान न भारत का झंडा था, न ही कांग्रेस का पंजा वहां दिखाई दिया। कांग्रेस के लोग आज भी बार बार उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं जिनके कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से भाग करके केरल की एक सीट पर नामांकन किया है और केरल की सीट पर जब नामांकन किया है तो भाइयों बहनों, वहां न भारत का तिरंगा था, वहां न कांग्रेस का पंजा था, वहां पर केवल मुस्लिम लीग का चांद तारे का छाप झंडा, हरा झंडा ही हरा झंडा दिखाई दे रहा था। आज आप देख सकते हैं कांग्रेस की मानसिकता को। जो मुस्लिम लीग भारत के विभाजन का कारण बनी थी, जिस मुस्लिम लीग के कारण भारत के अंदर लाखों निर्दोष लोग मारे गए थे, उस मुस्लिम लीग से राजनीतिक गठबंधन जहां केरल के अंदर कांग्रेस कर रही है, वहीं असम की बदहाली के लिए जो बदरुद्दीन जिम्मेदार रहा है, उसके साथ भी कांग्रेस ने गठबंधन करके एक बार पुनः आपकी सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य किया है। बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी को सीधा घेरने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आडवाणी पर विवादित टिप्पणी के लिए अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरा है। स्मृति ने कहा कि राहुल ने अपने संस्कारों की वजह से आडवाणी जी पर अभद्र टिप्पणी की है। राहुल गांधी जी ने हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, मैं इतना ही कहती हूँ कि उनके संस्कारों का वो प्रतीक है। इससे ज्यादा मुझे इनके संदर्भ में कुछ नहीं कहना। तो स्मृति ही नहीं बल्कि आडवाणी पर राहुल की विवादित टिप्पणी किए जाने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वार किया है। उन्होंने राहुल और कांग्रेस को संस्कारहीन करार दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल खराब शब्दों का चयन करने वाले ही नेता हैं। राहुल जी और उनकी कांग्रेस संस्कारहीन है। घटिया भाषा का उपयोग करना, घटिया शब्दों का प्रयोग करना भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे घटिया। कोई राजनेता शब्दों के चयन में, भाषा में और सामान्य शिष्टाचार को भूलने वाला अगर कोई है तो वो राहुल गांधी हैं। और इसलिए इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि सूरज पे अगर थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पर ही आएगा।
लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि आडवाणी के शिष्य उनका सम्मान नहीं करते। राहुल ने कहा कि आडवाणी के शिष्य ने ही उन्हें जूता मारकर स्टेज से नीचे उतारे। शिष्य गुरु के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, स्टेज से उठा के फेंक दिया नीचे गुरु को, जूता मार के आडवाणी जी को उतारा स्टेज से, और फिर हिंदू धर्म की बात करते हैं। लेकिन इसके बाद बीजेपी की ओर से पलटवार भी हो रहा है। लालकृष्ण आडवाणी पर राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर पीयूष गोयल हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वाणी में सभ्यता है ही नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करते हैं कि शायद कभी मौका लग जाए तो मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊं। इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसी अश्लील भाषा इस्तेमाल करते हैं। पर मैं समझता हूं ये कांग्रेस के सभी नेता आजकल बौखलाए हुए हैं और इसलिए उनके ध्यान में नहीं आता है किस प्रकार के अशब्द वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सही कहा, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। हमारे देश की एक सभ्यता है, हमारे देश के हर नौजवान को बचपन से सिखाया जाता है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलचाल बातचीत करनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि उनकी वाणी, कांग्रेस के नेताओं की वाणी में इस प्रकार का कोई सभ्यता नहीं है। और ये भी दर्शाता है कि जो नाटक कभी कभार पार्लियामेंट में किया जाता है गले लगाने का और फिर कमरे कुर्सी पे बैठ के आंख मारी जाती है अपने कलीग्स को, ये दर्शाता है कि यही उनकी सही चेहरा कांग्रेस का वही है। उनके दोगले चेहरे को ये देश पूरी तरीके से समझ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महबूबा आतंकियों की भाषा बोल रही हैं। उनका यह भी कहना है कि जब बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था तो वो अलग तरह की भाषा बोलती थी। पीडीपी हमारे साथ सत्ता में थी 3 साल, मैंने उनकी भाषा प्रत्यक्ष सुनी थी। हमारा उठना बैठना होता था, असेंबली में खड़ा होकर महबूबा मुफ्ती जी ने भाषण दिया, कश्मीर के लोगों को कहा इस आतंक को छोड़ो, हमको जो कुछ भी मिलेगा हिंदुस्तान से ही मिलेगा, हम हिंदुस्तान के नागरिक के गर्व से कहना चाहिए। जैसे ही नाता टूट गया अब पूरा भाषण बदल गया। आज वकालत कर रही है आतंकवादियों की, आज वकालत कर रहे हैं सेपरेटिस्ट की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला किया है। स्मृति ने कहा कि 2014 में कांग्रेस ने लोगों को धमकाया था, लेकिन उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सबकी ढाल बनकर खड़ी हैं। 2014 के चुनाव में मुझे याद है जब मोदी जी की यहाँ पर विशाल सभा हुई, उसके बाद रात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेता द्वारा हमारे कई कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, कई गांव घेरे गए। तब भी मैंने कहा था, आज भी कहती हूं, भाजपा के कार्यकर्ता के सर पे एक भी बाल किसी कांग्रेस के नेता ने हुआ तो उन्हें स्मृति ईरानी का खुद सामना करना पड़ेगा। तो बिहार के पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद यादव पर हमला किया है। उन्होंने फर्स्ट पोस्ट के सर्वे पर भी भरोसा जताया और कहा कि देश मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। उन्होंने गरीबों के विकास को भी बड़ा मुद्दा बताया। रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब से जीत का भी दावा किया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का चुनाव प्रचार भी इन दिनों जोरों पर है और अपने इसलिए भी खास है क्योंकि अपने ही क्षेत्र पटना में वो इस समय है। सर, पटना आपकी जन्मभूमि रहा, कर्मभूमि रहा और अब यहीं से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। ये तो नहीं पूछूंगा कैसा प्रचार चल रहा है, लेकिन आपके पुराने साथी शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस के टिकट पर सामने आने की बात आ रही है। मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, आज भी नहीं लूँगा, ठीक है। मेरा चुनाव मुद्दों का है और पटना साहब की जनता नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये भाजपा की पारंपरिक सीट है। मैं पटना में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, यहीं से वकालत की, जेपी में उनका सिपाही बना, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, पार्टी में मैं यहीं से आगे बढ़ा हूँ। तो पटना के लोगों का मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है।
सर, एक फर्स्ट पोस्ट का सर्वे अभी कल आया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सबसे बड़ी संख्या करीब 65% लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। ये वही संकेत करता है कि देश उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। ये सवाल है हिंदुस्तान के भविष्य का। ये विधानसभा पंचायत का चुनाव नहीं है कि भारत टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाएगा, जो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बता रही है। भारत की सेनाओं के अंदर का आत्मविश्वास कमजोर किया जाएगा, या भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत, सामाजिक ताकत, गरीबों का विकास और एक आत्मसम्मानी सुरक्षित भारत, ये बड़े मुद्दे हैं। सर, लालू यादव जी की एक किताब सामने आ रही है जो 6 तारीख को सामने आएगी। उसमें ये कहा गया है, लालू यादव ने लिखा है कि चारा घोटाला मामले का खुलासा उन्होंने किया था, जबकि उन्हें मास्टरमाइंड बना दिया गया और वो तो खुलासा करने वाले थे। ये पुराना तर्क है। मैं तो इस मामले में वकील भी रहा हूँ। अब उनका कन्विक्शन हो गया है सबूतों के बाद, तो अब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अब तो सीबीआई की इंक्वायरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई, गवाही हुई, अलकतरा घोटाले में लोग जेल जा रहे हैं, तो इसलिए अब मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं? ये उनकी बात है, मुझे टिप्पणी नहीं करना है। सच्चाई सामने है। सर, उन्होंने ये भी लिखा अपनी किताब में कि जिस समय ये चारा घोटाला की जांच की शुरुआत के आदेश उन्होंने दिए थे, एक बड़ा कैंपेन बीजेपी और समता पार्टी ने उनके खिलाफ चलाया, और सर एक पुस्तक भी बीजेपी की आई थी जिसमें एक कार्टून उनका लिखा लगा। फिर मैं कह रहा हूँ, ये अब अतीत की बात है, वो हमने किया था। अब तो ट्रायल हो गया ना, तो सजा हो गई ना, इसलिए उन बातों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। इतना ही कहूँगा कि बिहार को ईमानदार बनाने में और भ्रष्टाचार को खिलाफ कार्रवाई करने में भी कुछ भूमिका रही। सर, एक अंतिम सवाल, लालू यादव के आप क्योंकि बहुत करीब भी रहे थे, आंदोलन छात्र आंदोलन वाला किया था, आप मिस कर रहे हैं सर कि अगर लालू यादव मैदान में आते तो चुनाव में और ज़्यादा मजा आता है? इस पर मैं कैसे चर्चा करूँ? एक कानूनी कार्रवाई हुई है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, वो एक बड़े नेता थे, लेकिन मामला भ्रष्टाचार का आया तो वो सारा सबके सामने में है। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि समय के अनुसार राजनीति बदलती है, और ये 2019 का चुनाव है आशा, आकांक्षा और देश के भविष्य। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां शोपिया में सुरक्षा बल ने आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं जब सेना की पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया था। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि 2 मिलिटेंटों की खबर आ रही है मारे जाने की, और इस वक्त बॉडीज मिली हैं और 2 मिलिटेंट मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। ये एक ब्रीफ एनकाउंटर था और बताया यही जा रहा है कि ये इमाम साहब शोपियां का एरिया जो है, वहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी आर्मी की, उस पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की और रिटालिएशन में ये दोनों मिलिटेंट मारे गए। ये ऑर्चर्ड एरिया है, अभी मजीद रीइंफोर्समेंट बुलाई गई है और इस एरिया का कॉर्डन किया गया है, लेकिन 2 बॉडीज इस बीच रिकवर हुई हैं, तो ये कहा जा सकता है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं इस गन फाइट में। रिफत, कुछ पता चल पा रहा है इन आतंकियों के बारे में कि आखिर ये कहां के आतंकी थे, किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ रहे थे? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पेट्रोलिंग की पार्टी जो है, पेट्रोल पार्टी आर्मी की, वो वहां से जा रही थी, उस पर अगर हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इनका मनसूबा यही था कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे, खासतौर से आर्मी पे हमला करें, लेकिन रिटेलिएशन में ये दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं जिस तरह की अब खबर आ रही है। 2 बॉडीज फिलहाल रिकवर हुई है, तो अभी बाकी जो है फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी और इनकी जो आइडेंटिटी है वो एसर्टेन की जाएगी, लेकिन अपेरेंटली लग रहा है कि दोनों जो है लोकल मिलिटेंट्स हैं। शुक्रिया रिफत। लेकिन सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार के बेगूसराय से, जहां नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने रोड शो किया है और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को देश की जरूरत करार दिया और कहा कि बीजेपी की लड़ाई विध्वंसक विचारधारा के खिलाफ है। आपको लगता है टक्कर दे पाएगा? आप देख ले, हमारा लड़ाई विकृत मानसिकता से है। मेरी लड़ाई विकृत मानसिकता से।